सोचिए, एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा भारत का सबसे बड़ा गुनहगार कैसे बन गया। ये कहानी है उस लड़के की जिसने मुंबई की तंग गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में अपने जुर्म का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी कायम है। तो आइए जानते हैं दाऊद इब्राहिम की कहानी। बात है 70 के दशक की मुंबई की। पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर अपनी ईमानदारी के लिए पूरे महकमे में जाने जाते थे। लेकिन देखिए नियति का खेल। उन्हीं के घर में एक ऐसी साजिश पल रही थी जो आने वाले कई दशकों तक पूरे भारत को दहलाने वाली थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दाऊद के बचपन से, जब उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। लेकिन ये सपने किसी डॉक्टर या इंजीनियर बनने के नहीं थे, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने के थे। देखिए, पढ़ाई लिखाई में तो दाऊद का मन कभी लगा ही नहीं। उसकी नज़रें हमेशा इलाके के उन भाई लोगों पे टिकी रहती थी जिनके हाथ में महंगी घड़ियां और दरवाजे पर इंपोर्टेड गाड़ियां होती थी। बस यहीं से शुरुआत हुई, छोटी मोटी चोरियों से, हफ्ता वसूली से, और फिर वो दिन भी आया जब वो उस दौर के सबसे बड़े डॉन करीम लाला के पठान गैंग में शामिल हो गया। लेकिन किसी के नीचे काम करना दाऊद के खून में था ही नहीं। और बहुत जल्द एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे अपना खुद का साम्राज्य बनाने के रास्ते पे हमेशा के लिए धकेल दिया। तो हुआ यूं कि पठान भाइयों ने एक कस्टम ऑफिसर को किडनैप किया और फिरौती मांगी पूरे 2 लाख रुपए की। उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। पैसे लाने की जिम्मेदारी मिली दाऊद को। लेकिन जैसे ही नोटों की गड्डियां दाऊद के हाथ में आई, उसके अंदर का शैतान जाग गया और उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा खुद के लिए रख लिया। जब पठान भाइयों को इस धोखे का पता चला तो जो हुआ उसने दाऊद को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे भरी महफिल में घसीटा गया, लातों, घूसों, डंडों से इतना पीटा गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये सिर्फ पिटाई नहीं थी, ये एक जिल्लत थी, और यही अपमान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और उसी अपमान की आग ने जन्म दिया डी कंपनी को। कहा जाता है कि दाऊद ने उसी रात कसम खाई थी कि वो अब किसी के मातहत काम नहीं करेगा। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी खुद की सिंडिकेट, अपनी डी कंपनी की नींव रखी। डी कंपनी बनी तो मुंबई की सड़कों पर खून बहना शुरू हो गया, गैंग वॉर छिड़ गई, और ये लड़ाई बहुत जल्द बेहद पर्सनल हो गई, बेहद निजी। साल था 1981। पठान गैंग के शूटरों ने दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम को गोलियों से भून दिया। कहते हैं कि जब दाऊद ने अस्पताल में अपने भाई की खून से लथपथ लाश देखी तो उसके अंदर का जो थोड़ा बहुत इंसान बचा था वो भी हमेशा के लिए मर गया। अपने भाई की लाश के पास खड़े होकर दाऊद ने ये खौफनाक कसम खाई। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान जंग था, एक ऐसा ऐलान जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दाऊद का बदला जितना शातिर था उतना ही क्रूर भी। 6 सितंबर 1983 उसके शूटर डेविड परदेशी ने जज के सामने खचाखच भरी अदालत में अमीरजादा की सीने में गोलियां उतार दी। संदेश बिल्कुल साफ था, दाऊद से दुश्मनी का मतलब सिर्फ मौत है। पठान गैंग का सफाया करने के बाद दाऊद मुंबई का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन अब उसकी नजरें और भी बड़ी थी। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया का एक कॉर्पोरेट बॉस, एक सीईओ बनना चाहता था। दाऊद को ये बात अच्छे से पता थी कि मुंबई पुलिस और सुप्रीम कोर्ट का फंदा कभी भी उसके गले में कस सकता है। तो साल 1985 में, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का अरेस्ट वारंट उस तक पहुंचता, वो भारत से हमेशा हमेशा के लिए फरार हो गया। उसका नया ठिकाना था दुबई। और दुबई में बैठकर दाऊद ने अपने सिंडिकेट को वाकई एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। डी कंपनी के अलग अलग वर्टिकल्स थे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स, स्मगलिंग, हवाला, एक्सटॉर्शन, बॉलीवुड फाइनेंसिंग। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और सितारे दुबई जाकर उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। उसने भारत के हर बड़े राज्य में अपने एजेंट्स का एक जबरदस्त नेटवर्क खड़ा कर लिया था। दुबई पहुंचकर दाऊद और भी शातिर हो गया था, और वो सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी खेलता था। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि उसने अपने ही एक भरोसेमंद आदमी रमा नाइक के साथ क्या किया। पहले तो उसने पुलिस के जरिए रमा के साथी बाबू रेशम को मरवाया, और फिर रमा के कान भरे कि ये हत्या होटेलियर महेश ढोलकिया ने करवाई है। गुस्से में अंधे रमा ने ढोलकिया को मार डाला। उसे पता ही नहीं चला कि वो दाऊद की एक क्रूर कॉर्पोरेट चाल का मोहरा बन गया है। इस धोखे के बाद रमा नाइक ने बगावत कर दी और बाद में वो एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसकी गैंग की कमान आई अरुण गवली के हाथों में,
जिसने दाऊद से बदला लेने की ठान ली। इस गैंग वॉर ने मुंबई को सचमुच दहला दिया। इसका क्लाइमैक्स हुआ जेजे हॉस्पिटल के अंदर हुए एक शूट आउट में, जहां दाऊद के शूटरों ने गवली के एक आदमी को मार गिराया था। लेकिन अब हम दाऊद के आपराधिक जीवन के उस सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं, जिसने उसे गैंगस्टर से कुछ और ही बना दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर एक शख्स जो सिर्फ तस्करी और हफ्ता वसूली करता था, वो अचानक से देश का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इसकी शुरुआत हुई 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद। जब पूरे देश में दंगे भड़के तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को एक मौका दिखा। उन्होंने दाऊद से संपर्क किया। सौदा सीधा था, दाऊद अपना स्मगलिंग का नेटवर्क ISI को इस्तेमाल करने देगा ताकि वो भारत में हथियार और विस्फोटक भेज सकें, और बदले में ISI उसे पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन देगी, सुरक्षा देगी। और इस नापाक सौदे का जो नतीजा निकला वो था 12 मार्च 1993 का वो काला दिन, जिसने माया नगरी मुंबई को एक शमशान में तब्दील कर दिया। ISI और दाऊद के इस शैतानी गठबंधन ने पूरे 257 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग तक हर तरफ सिर्फ खून, चीखें और काला धुआं था। पूरा शहर जैसे खंडहर में तब्दील हो गया था और हजारों लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। इन धमाकों ने दाऊद इब्राहिम की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो दाऊद जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, एक गैंगस्टर था, अब बन चुका था इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। इन धमाकों के बाद उसके गैंग के हिंदू गैंगस्टर्स जैसे छोटा राजन ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। आज दाऊद इब्राहिम कहाँ है? कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की सेना और ISI की कड़ी सुरक्षा में कराची में छिपा बैठा है और वहीं से अपना खूनी साम्राज्य चला रहा है। तो सवाल यही है कि इस शख्स की कहानी का आखिरी पन्ना कब और कैसे लिखा जाएगा?